सिनेमा घर में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, सिनेमा घर में आज का सिनेमा है, आज की फिल्म है जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। 1971 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। निर्माता निर्देशक वी शांताराम। 2 घंटे 28 मिनट की समय अवधि लिए इस फिल्म के गीत लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पार्श्व गायन स्वर मुकेश और लता मंगेशकर के। पात्र परिचय करवाए देते हैं। संध्या है अलकनंदा और अलका वर्मा के रोल में। अभिजीत राजकुमार कैलाश के रोल में। वत्सला देशमुख हैं भैरवी के किरदार में। दीना पाठक राजमाता दीना गांधी के रोल में। इफ्तिखार हैं डॉक्टर वर्मा अलका के पिता। राजा परांजपे चमन रॉय के नाम से हैं और सुशांत रे हैं बालक डाकू सरदार के रोल में। मालिश वाले बने हैं बीरबल। इनके अलावा बसंत पारेख और रमेंद्र भी हैं एक किरदार में। मित्रों, भारत की प्रथम ऐसी फिल्म रही है जिसके गीत स्टीरियोफोनिक साउंड में रिकॉर्ड किए गए थे। हालांकि फिल्म मोनो साउंड ट्रैक में है। इस फिल्म के सभी गीत वी शांताराम के राजकमल कला मंदिर स्टूडियोज में मंगेश देसाई द्वारा रिकॉर्ड और मिक्स किए गए थे। फिल्म के मुख्य कलाकार नायक अभिजीत का ये नाम फिल्म के निर्माता निर्देशक वी शांताराम द्वारा ही इन्हें दिया गया था। अभिजीत का वास्तविक नाम रहा प्रेम सागर गोसाई। बढ़ते हैं फिल्म की ओर। साथियों, फिल्म का जो प्रथम दृश्य है वो समंदर में सुबह के उगते सूरज के साथ है। कमल के फूल की खिलती पंखुड़ियों में से एक उठती हुई युवती जिसके हाथ में फूल पंखुड़ियां हैं और वो फूल पंखुड़ियां उड़कर सागर जल में अर्पित हो रही। फिर एक बॉक्स खोलते हुए एक स्त्री के हाथ और बॉक्स में एक कपड़े में लिपटे घुंघरू दृष्टिगोचर। स्त्री वो घुंघरू पहनने लगी। अचानक एक पुरुष हाथ घुंघरू की ओर, घुंघरू लेकर कांच की खिड़की से बाहर की ओर फेंकते हुए शीशा टूटने की तेज आवाज के साथ घुंघरू बाहर घास पर गिरे और गिरते ही इन घुंघरुओं से लिखा आ गया फिल्म का नाम जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। और इन्हीं घुंघरू से बने अक्षरों में से एक एक घुंघरू बारी बारी से स्क्रीन पटल पर बड़ा होकर आता है और गोला बनाता हुआ उस गोले में फिल्म निर्माण संबंधित यूनिट के नाम और पार्श्व का संगीत एक शास्त्रीय भाव देता हुआ मनोहर संगीत जिसमें सुंदर आलाप भी है। अब फिल्म में वो दृश्य जहां वही स्त्री अपने घुंघरू की ओर बढ़ती हुई जो पुरुष द्वारा फेंके हुए हैं, भागते हुए वो घुंघरू उठा लेती है। अब राजमहल का दृश्य है बाहर का, जहां 2 लोग उसे देख रहे हैं। स्त्री के पीछे भागते हैं लेकिन स्त्री भाग जाती है इन दोनों की राहों में कांटे बिछाकर, यानी कांटेदार झाड़ी बिछाकर। दोनों व्यक्ति उन कटीली झाड़ियों में फंस जाती हैं। ये सीन यहीं समाप्त हो जाता है। यही स्त्री चुपके से कहीं किसी ऐसी जगह खड़ी है जहां सामने साजिंदे संगीत की तान छेड़ रहे और एक नवयुवक नृत्य की उछाल मारता हुआ और फिर युवती भी नाचती हुई। युवक युवती का नृत्य उम्दा संगीत पर। इतने में लाइट कुछ बढ़ती है। एक स्वर व्यक्ति का गुंजायमान होता है, गुस्से भरा स्वर। ये क्या किया है तुमने? मेरे संगीत को जो ये रूप दिया है, ये रोड साइड रोमियो, घटिया, बिना किसी भावना के नाचना। कोई कला महान नहीं हो सकती जब तक वो भावना से परिपूर्ण ना हो। यहाँ वही नृत्य कर रही युवती इस डांट रहे व्यक्ति को संबोधित करके कहती है, मगर राजकुमार। व्यक्ति, राजकुमार नहीं, कैलाश। राज गया, राजकुमार गया, अब रह गया कैलाश और कैलाश का ये साज और संगीत।
इतने में वही युवती के पदचाप की आवाज जो छुपकर ये सब देख रही है। कैलाश उसके समीप जाते हैं, पूछते हैं कौन हो। उस स्त्री के हाथ में घुंघरू हैं। कहती है मैं अलकनंदा, मैं आपको जानती हूँ, आपकी बड़ी बड़ी तस्वीरें और आपके संगीत के बारे में जो जो लिखकर आता है उसे मैं हमेशा पढ़ती हूँ। कैलाश यहाँ क्यों आई हो? अलकनंदा देखने। कैलाश देखने? अलकनंदा देखने नहीं, नृत्य सीखने। कैलाश तुम्हारे माँ बाप? मेरी माँ नहीं है। कैलाश के ये पूछने पर कि पहले कभी नृत्य किया है तो गर्दन हिलाकर ना में ही जवाब दे देती है। वो पूछता है कौन सा नृत्य? कई नृत्य के नाम लेता है। पूछता है कैलाश ये नृत्य जानती हो, वो जानती हो? सब मना कर देती है। अलकनंदा कहती है वो जो कली खिलती है ना, सूरज की पहली किरण, मैं उसकी तरह खेल सकती हूँ। वो लहरें है ना सागर की जो किनारों से टकराती हैं, मैं उनकी तरह टकर सकती हूँ। अच्छा, ऐसा कहते कहते अलकनंदा उसी तरह का डांस एक्शन भी कर रही है और अब वहां मौजूद लोग हंस रहे हैं उसकी बात पर। अब अलकनंदा को वहां से डांट कर भेज दिया जाता है कि यह जगह तुम्हारे लिए नहीं। रोती हुई अलकनंदा वापस स्वर्गवासी माँ के दिए हुए घुंघरू लेकर उसे पानी में फेंकने के लिए। जैसे ही घुंघरू का धागा पानी में, अलकनंदा की माँ पानी में परछाई के रूप में प्रकट हो कह रही कि तुम्हारे पिता डॉक्टर हैं, समाज के डर से उन्होंने मुझे नृत्य छोड़वा दिया, घुंघरू छुपा दिए, मैं तड़पती रही जीवन भर जैसे मछली बिना जल के। लेकिन बेटी अब जमाना बदल गया है, मेरी आत्मा और ये घुंघरू तेरे संग रहेंगे, ले बेटी। और एक मछली अपनी बेटी के हाथ में दे देती है। अलकनंदा मछली को बाहर की ओर घास में फेंक देती है। मछली तड़पती है बिना जल के। अलका कहती है उसे देखते देखते, जल बिन मछली, ये भी मैं भी। यहाँ मछली की तड़पन, जल बिन और साथ ही अलकनंदा के भी वही भाव नृत्य के माध्यम से। कैमरा फोकस एक ओर तड़पती मछली पर और दूसरा फोकस अलकनंदा का मछली की तड़प जैसा हूबहू सुंदर नृत्य पर। और यहाँ ये गाना।
आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है सिनेमा घर, जिसमें आज की फिल्म है जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। इस फिल्म की जानकारी, कहानी और गीत। कहानी में बढ़ते हैं आगे इस गीत के बाद। साथियों, ये गीत जब जारी था तो तभी यहाँ कैलाश और कैलाश के वही नर्तक सदस्य दोनों इस नृत्य को देख आनंद मग्न। कैलाश के स्वर, अनोखी लगन, ये है वो नृत्य जो मैं चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से नृत्य। और नृत्य गीत समाप्ति के बाद कैलाश अलकनंदा को अपने स्थान पर यानी कि ललित महल में आने का बुलावा दिए देते हैं। अलकनंदा प्रसन्न हो जाती है। नृत्य में मगन जैसे ही वो घर पहुंचती है, पिता का सामना। पिता डांटते हैं घुंघरू पहनने पर, कहते हैं कल तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं। अब अलकनंदा को तो कल जाना है ललित महल, तो वो बता देती है कि कल तो ललित महल जाना है नृत्य सीखने। पिता कहते हैं शादी के बाद सीखना, शादी के बाद सीखना नृत्य। कल आंसुओं की जगह काजल और घुंघरुओं की जगह पायल हो, और हाँ, इस पहनावे की जगह कोई अच्छी सी साड़ी। अगले सीन में ललित महल में कैलाश पियानो नुमा एक वाद्य पर उसी गीत की धुन बजाते हुए जो अलकनंदा गा रही थी, कल ऐसे तड़पों की जैसे जल बिन मछली। और जब राजमाता खाना खाने को कहती हैं तो कैलाश पहले खाना खाने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि भूख नहीं है। और सब संगीत तज्ञ जो वहाँ पर संगीत की मंडली होती है उनको कहते हैं कि आप लोग खाना खाओ। और अगले दृश्य में कैलाश एक बड़ी डाइनिंग टेबल पर राजमाता के साथ खाना खाते हुए। माँ शादी की बात करती है कैलाश से। कैलाश कहता है मेरे हृदय में मेरा संगीत है और माँ तुम। इतने में एक व्यक्ति द्वारा सूचना कि पेरिस से आ रहे विमान का एक्सीडेंट, लेकिन शुक्र है राजकुमारी रूपमती और चमन राय बच गए। वो दोनों कल शाम यहाँ पहुँच रहे हैं। माँ बताती है राजकुमारी रूपमती जो बचपन से पेरिस में ही रही थी, यहाँ आ रही है। अगले दृश्य में अलकनंदा को देखने लड़के वाले आए हैं, लेकिन अलकनंदा को मीरा जी की भक्ति की याद आती है। वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती है, कितने ही लोग उन्हें कुछ क्यों ना कहें। अतः अब वो एक खत छोड़ अपनी अटैची ले घर से चली जाती है। अगले दृश्य में राजकुमारी रूपमती और चमन राय ललित महल में। यह रूपमती एक आधुनिक लड़की के रूप में है। पहनावा तो भारतीय है, लेकिन बोलचाल, हाव भाव और पश्चिमी सभ्यता की परिचायक है राजकुमारी। इतने में कैलाश के संगीत स्वर सुनाई देते हैं। राजकुमारी कहती है चमन राय से, चलिए मामा जी, हम संगीत सुनने चलते हैं, कैलाश को सरप्राइज देंगे। मामा कहते हैं राजमाता से आज्ञा ले लो। राजकुमारी आज्ञा ले चल देती है कैलाश की ओर, और राजमाता कहती हैं नलिनी तुम साथ जाओ। आगे इनके जाने के उपरांत राजमाता अपने विशेष व्यक्ति दयाल जी को बताती हैं कि मैंने बचपन से ही राजकुमारी और कैलाश की शादी का वचन दे रखा है। लेकिन माँ यहाँ ये भी कहती हैं दयाल जी से कि मैं वो माँ नहीं जो बच्चों पर अपनी पसंद नापसंद थोप दूं। बच्चों की मर्जी पहले है। सीन आगे बढ़ता है। कैलाश संगीत बजा रहे हैं और संग उनके साथी सहयोगी कलाकार भी। राजकुमारी और मामा चमन राय से मिलवाया जाता है उन्हें। कलाकारों को पहला परिचय लाइन में प्रथम खड़ी अलकनंदा से कराया जाता है। राजकुमारी कहती हैं वंडरफुल पर्सनालिटी। अगले दृश्य में राजकुमारी कैलाश के लिए खाना लाती हैं। खाने भी बैठता है कैलाश राजकुमारी संग, लेकिन ध्यान संगीत में है। राजकुमारी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे नफरत है इस संगीत से। वो अंदर कमरे में जाकर ग्रामोफोन पर अंग्रेजी धुन चला देती है जोर से। राजमाता का प्रवेश होते देख मामा चमन राय सारी स्थिति सही करता है। राजमाता को बताती है राजकुमारी की राजकुमार हर समय संगीत में खोए रहते हैं। माँ कहती है सब ठीक हो जाएगा। अगले दृश्य में राजमाता कैलाश से कहती हैं तुम्हारी बंदूक भी पड़ी पड़ी बेकार हो रही है कैलाश, शिकार पर क्यों नहीं चले जाते।
माँ का आदेश मान कैलाश अपनी पूरी संगीत नृत्य मंडली को कहता है, शिकार पर चलने की तैयारी करो। और राजकुमारी और मामा और कैलाश सभी लोग शिकार के लिए रवाना। कैलाश और राजकुमारी एक ही जीप में हैं, बाकी लोग पीछे मिनी बस में हैं। कैलाश कहता है, रुक के, शेर है आगे। राजकुमारी बंदूक से शेर को एकदम से निशाना साधने लगती है। निशाना लगता भी है, लेकिन निशाना सही नहीं लगता। शेर घायल हो जाता है। कैलाश आवाज लगाकर सबको रुकने के लिए कहते हैं, शेर घायल हो चुका है और ज्यादा खतरनाक है। अब कैलाश बंदूक ले शेर की ओर। घायल खतरनाक शेर मुंह फाड़े कैलाश की ओर। ये देख भागते भागते आ जाती है अलकनंदा। कैलाश को बचा लेती है। दोनों गिर जाते हैं। कैलाश बंदूक से निशाना साधते हैं शेर पर। शेर मर जाता है। राजकुमारी इन दोनों को देख नाराजगी भरे भावों में। ग्रामवासी आ जाते हैं, कैलाश का धन्यवाद देते हैं कि शेर को मार डाला आपने, इसने हमें बहुत परेशान कर रखा था। इसी खुशी में ग्रामवासी नाच गाने का एक कार्यक्रम करते हैं। कैलाश चला जाता है। संगीत मंडली का एक व्यक्ति अलकनंदा के पास आता है। वो पूछता है, उदास क्यों? तुमने तो राजकुमार की जान बचाई है। इस पर अलकनंदा कहती है, हाँ जान बचाई है, लेकिन वो नाराज हैं फिर भी। वो व्यक्ति कहता है, मैं उनकी नाराजगी दूर करना जानता हूँ, आओ। अब गांव में युवक युवतियां नाच रहे हैं। ये नृत्य साथियों देखने लायक है। सांप मोर बने नर्तक नर्तकी, जिनमें एक सफेद मोर भी है, और अगले ही पल हरे चमकीले सांप के कॉस्ट्यूम में एंट्री होती है अलकनंदा की। और हाँ, जो ये मोर है ना, सांप को मार देते हैं, और इस सांप के मरने के बाद हरे चमकीले सांप के कॉस्ट्यूम में अलकनंदा की एंट्री। वो बिल्कुल सांप ही लग रही है, अलकनंदा नहीं। बिल्कुल सर्प नृत्य का सटीक नृत्य कौतूहल से देख रहे सभी, विशेषकर कैलाश। और हो रहा है ये गाना।
और ये लचीला जानदार सर्प नृत्य देख कैलाश और सभी गीत के अंत में ही समझ पाती हैं कि ये अलकनंदा है। गीत के अंत में नागिन और सफेद मोर की संगीतमय लड़ाई भी है साथियों, जो ऐसे नृत्य स्टेप से भरी है जिसे देख सभी दांतों तले उंगली दबा ले। गीत के अंत में नागिन नाग को मारने वाले सफेद मोर का खात्मा कर देती है और अपने नाग के पास जाकर स्वयं भी खत्म हो जाती है। और फिर तालियां ही तालियां। अंत में कैलाश जान जाते हैं कि ये तो अपने ही ग्रुप की नर्तक सदस्य अलकनंदा है और सफेद मोर बना केदार है, मंडली सदस्य है। कैलाश अति प्रसन्न हो जाती हैं, कहते हैं तुमने मेरी जान भी बचाई और आन भी। अगले दृश्य में राजमाता अलकनंदा को धन्यवाद देते हुए कि अलकनंदा ने उनके बेटे की जान बचाई। राजमाता उपहार देती हैं ये कहते हुए कि एक माँ की ममता है ये। अलकनंदा चली जाती है। अलकनंदा के जाते ही वहां मौजूद राजकुमारी से राजमाता कहती हैं, अलकनंदा की जगह तुमने ये किया होता तो मुझे ज्यादा खुशी हुई होती। अगला सीन ललित महल से बाहर एक जगह जहां बिलियर्ड्स खेला जा रहा है। वहां मामा चमन राय का प्रवेश दूसरे एक व्यक्ति को ये कहते हुए कि ललित महल में तो संगीत और नृत्य ही होता है और वहां अलकनंदा है जो कैलाश के संग रहती है। और ये बात सुन रहे हैं बिलियर्ड्स खेलते अलकनंदा के पिता। गुस्से में आकर मामा को एक थप्पड़ मार वहां से चले जाते हैं। अगले ही पल पिता ललित महल में पुत्री को वापस लाने, लेकिन अलकनंदा नहीं जाती, इनकार कर देती है। अब राजमाता भी परेशान है क्योंकि वो जान रही हैं कि अलकनंदा और कैलाश एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। वो अलकनंदा को बुलाती हैं, बताती हैं कि पिताजी आए थे तुम्हें लेने लेकिन तुम नहीं गई, ये कहते हुए पिताजी को कि तुम कैलाश से प्रेम करती हो। अगले ही पल राजमाता कई बड़ी बड़ी तिजोरियां खोल देती है। चमचमाती गहनों की चमक पूरे कमरे में भर जाती है और अलकनंदा पर भी। राजमाता लालच देती हैं अलकनंदा को, ये भी कहती हैं कि हम ललित महल भी तुम्हें दे देंगे। यह कुछ संवाद हैं इन दोनों के जो हूबहू आपको बताती हूँ। अलकनंदा, माँ जी ये किस लिए? राजमाता, माँ नहीं राजमाता कहो। राजकुमार ने तुमसे प्यार किया है, क्या उसका कोई मोल नहीं? अलकनंदा, नहीं, वो एक हीरा है, अनमोल हीरा, उन्हें दौलत में मत तोलिए। राजमाता, मगर तुमने जो प्यार किया है? अलकनंदा, सिर्फ प्यार किया है, कोई अधिकार नहीं जताया राजमाता। राजमाता, क्यों नहीं? अलकनंदा, तो वो प्यार ही क्या हुआ? राजमाता। अलकनंदा अगले ही पल चली जाती है वहां से और इसके बाद तुरंत आती है सफेद साड़ी में, वो गहना उपहार लिए जो राजमाता ने उसे दिया। वो वापस करती है, कहती है मेरे आने से खजाने की एक चीज कम हो गई थी। राजमाता पूछती है ये सफेद वस्त्र क्यों? अलकनंदा कहती है इसलिए क्योंकि इस पर राज घराने का कोई रंग नहीं। राजमाता कहती हैं जो मैं चाहती हूँ वो कर नहीं सकती। अलकनंदा को कहती हैं राजमाता कि मैं एक माँ ही नहीं राजमाता भी हूँ, विरासत से मिली जिम्मेदारी है मेरे पास। फिर अपने ऊपर तलवार बना एक कपड़ा शॉल जिसमें एक डिब्बी है वो दिखा कहती हैं ये जहर है जो राजमाता के लिए है, जब राजमाता वचन तोड़ेगी तो ये खाएंगी। अलकनंदा तुरंत वो डिब्बी बंद किए देती है। आगे राजमाता कहती हैं कैलाश का ब्याह रूपमती से होगा। ऐसा सुन अलकनंदा कहती है कि होगा, मैं अभी चली जाती हूँ। राजमाता कहती है नहीं, कैलाश का संगीत स्वर तुम हो, जब तक धरती और सूरज की ये प्रेम कहानी ना सुन ले तब तक ना जाओ, यहीं रहो, जाओ पर कैलाश का दिल तोड़कर, और किसी को मालूम ना हो कि ये बात मैंने तुम्हें कही। अगले दिन धरती और सूरज की प्रेम कहानी का शो है। अलकनंदा और कैलाश की बातों से ये बात पता चलती है। इनके कुछ और भी संवाद हैं यहाँ इन दोनों के। और अगले सीन में मामा चमन राय राजकुमारी को बता रहे हैं कि आज के नृत्य में एक मौत है,
शो आरंभ होता है। संगीत की तान छेड़ रहे कैलाश धरती और आकाश से सूरज के सीन चित्रित हो रहे स्क्रीन पटल पर और नाचती हुई अलकनंदा और गाया जा रहा है ये गीत कैलाश द्वारा। सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। घटाओं का दो नैन में काजल, धूप का मुख पे डाले सुनहरा सा आंचल। घटाओं का दो नैन में काजल, धूप का मुख पे डाले सुनहरा सा आंचल। यूं लहराई ली अंगड़ाई लगी जैसे धनक खिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। आग सी लपके जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। आग सी लपके जलती हुई
क्या हो कहा दिल ने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। और साथियों, इसी गीत के अंत में जब नर्तकी अलकनंदा सूरज के पास जाने लगती है तो सूरज के ताप के कारण वहां जाने में असमर्थ हो रही सूरज भी उसे आने से मना कर रहा, लेकिन जाना तो है अलकनंदा को, वो भी सच में। इसी गीत के अंत से एक दूसरा संगीत गुंजायमान होता है जहां पैरों की उंगलियों से थाली नृत्य का संगीत उभरता है और शुरू होता है ये गीत। ये गीत अब गा रही पर्दे पर अलकनंदा और कैलाश संगीत साजिंदों को संगीत भाषा इशारे कर रहे।
साथियों, इस गीत में कमाल के ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ है। संगीत, जैसा कि आप सुन रहे हैं, कि बिल्कुल कुछ ऐसे दृश्य भी चित्रित हो जाती हैं। साथ साथ यहाँ पैरों की उंगलियों से थाली नृत्य, और इसी बीच जो ऊंचा ये स्टेज होता है जहाँ अलकनंदा डांस कर रही है, वो टूट जाता है और अलकनंदा गिर जाती है। और अब हॉस्पिटल का दृश्य, अलकनंदा का एक पैर सुन्न है। डॉक्टर बनर्जी कहते हैं रीढ़ की हड्डी पर चोट है, ऑपरेशन करना होगा, नहीं हुआ तो पूरा शरीर सुन्न पड़ जाएगा। लेकिन डॉक्टर तो आज ही बाहर जा रहे। कैलाश, उन्हें रोकना ही होगा। फिर बताता है, डॉक्टर, अलकनंदा डॉक्टर कैलाश की ही बेटी है, बात कीजिए उनसे। लेकिन डॉक्टर कैलाश मना कर देते हैं। कैलाश डॉक्टर के घर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर फिर भी मना कर देते हैं, लेकिन कैलाश कहते हैं एक डॉक्टर के लिए अलकनंदा नहीं मरी है। डॉक्टर मान जाते हैं, ये कहते हुए कि ऑपरेशन के वक्त मुझे गुस्सा आ गया, मेरे हाथ कांप गए। तो कैलाश कहते हैं इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब ऑपरेशन के समय भी घुंघरू अलकनंदा के हाथ, लेकिन वो बेहोश हो रही। अब नर्स ले लेती है वो घुंघरू अलकनंदा के हाथ से। अब पिता डॉक्टर प्रेयर करके ऑपरेशन आरंभ करते हैं। ऑपरेशन के दृश्य हैं यहाँ। कैलाश सबसे ज्यादा चिंतित हैं। डॉक्टर बनर्जी बताते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल, शी इज ऑल राइट। अगले सीन में चिंतित राजमाता, रात का दृश्य, बेटे के आने के इंतजार में माँ, बेटा आता है। फिर अगला दृश्य हॉस्पिटल का दृश्य है, जहाँ कड़वी दवाई कैलाश पिलाते हैं अलकनंदा को, डॉक्टर के कहने पर, क्योंकि वो दवा नहीं ले रही। यहाँ दवाई का असर, बेहोशी की हालत में भी अलकनंदा को घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही, और सीन में जैसे इस शरीर से आत्मा निकलती है, उसी प्रकार का एक इफेक्ट लिए अलकनंदा की आत्मा निकलती है और अलकनंदा नृत्य करती है बेहोशी में। विविध भारती के दिल्ली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर, जिसमें आज की फिल्म है जलबिन मछली नृत्य बिजली। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। कहानी में बढ़ते हैं आगे। यहाँ एक संगीत और नृत्य गीत है, और इसके बाद बेहोशी की हालत में अलकनंदा कहती रहती है, मैं नाच सकूंगी ना, मैं नाच सकूंगी ना। और अब 2 महीने हो गए हैं। कैलाश हॉस्पिटल में अलकनंदा के लिए चिंतित। इधर मामा मालिश करवा रही हैं ललित महल में, और संगीत मंडली की भैरवी को ये हॉस्पिटल वाली बात बता रहे हैं। अब स्त्री मंडली, जिसमें भैरवी से मामा बात कर रहे हैं, वो मंडली गई तो पुरुष मंडली आ गई। मामा चमन कह रहे हैं उनसे, लंगड़ी अलकनंदा अब डांस नहीं करेगी तो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। ये सब सुन रहे कैलाश बोले, यहीं रहेगी। मामा, मगर किस हैसियत से। कैलाश कुछ सोचते हुए वहां से चले जाते हैं, और इधर मामा की मालिश कर रहा व्यक्ति मामा का विग मामा के हाथों में दे देता है। अगले दृश्य में राजमाता पूजा कर रही बेटे कैलाश का प्रवेश। राजमाता, कोई खास बात। कैलाश, हाँ, मैं सोचता हूँ अलकनंदा को ललित महल ले आऊं। माँ, ले आओ, बस इतनी सी बात। कैलाश, आपकी बहू की हैसियत से। माता, पहले उससे तो पूछ लो। कैलाश खुश होते हुए माँ के चरण स्पर्श कर वहां से तुरंत चला जाता है, ये कहते हुए यानी आप राजी हो। अगले दृश्य में हाथों में गुलदस्ता लिए खुशी खुशी कैलाश हॉस्पिटल में दाखिल। डॉक्टर बनर्जी मिलते हैं, 2 बैसाखियां दिखाते हैं, कहते हैं अलकनंदा को दे दो। कैलाश पूछता है ये क्यों, कब तक। डॉक्टर बनर्जी बताते हैं शायद कुछ दिन या हमेशा के लिए। बायां पैर बहुत कमजोर हो चुका है, वजन पड़ा तो रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ेगा, दिक्कत पड़ेगी। अब एक हाथ में गुलदस्ता और दूसरे हाथ में 2 बैसाखी ले कैलाश, लेकिन बैसाखी हॉस्पिटल रूम के बाहर छोड़ देता है। गुलदस्ता अंदर लेकर जाता है, देता है, वो कहता है तुमने बहुत सहा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अलकनंदा कहती है बैसाखी लाओ। हाथ से बाहर रखी बैसाखी की ओर इशारा करती है। कैलाश कहता है ये लो गुलदस्ता, मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। ललित महल चलो मेरी दुल्हन बनके। ये लो सगाई का नेकलेस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अलका। अलका कहती है ये प्यार नहीं दया है। कैलाश कहता है मेरे संगीत की कसम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अलकनंदा कहती है भंवरा भी ऐसे ही कस्में खाता है और उससे भी ऐसी बातें आती हैं। जो कैलाश को ये बातें सब बुरी लगती हैं और इसके जाने के बाद वो नेकलेस फेंक देती है। अब ये
सीन के बाद कैलाश कहता है कि उससे कहता भी है कि मैंने कभी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा तुमसे पहले, अब स्त्री जाति से नफरत हो गई है। गुलदस्ता फेंक कर चला जाता है। कैलाश के जाते ही अलकनंदा वो गुलदस्ता उठा ले उसे प्यार करती है। दुखी मन से कैलाश ललित महल में वापस कहता है, अलकनंदा तुम नहीं तो क्या, मेरा संगीत तो है। साज छेड़ता है संगीत का। माँ ये सब देख रही, बहुत तेज संगीत बजा रहा, गुस्से में दुख में। राजकुमारी अंदर आती है। विचलित कैलाश पिस्तौल निकाल लेता है। राजकुमारी डर के भाग जाती है। अगले सीन में कैलाश को सूचना मिलती है कि अलकनंदा हॉस्पिटल से कहीं चली गई है। दुखी मन से कहता है, अच्छा हुआ उसने मुझे धोखा दिया, मेरे संगीत को धोखा दिया। और अब केदार एक खत दिखाता है अलका का जो छोड़ के गई है। अलका पढ़ के बताता है जिसमें लिखा है कि राजकुमार कैलाश तो देवता है, मेरे और मेरी कला के ये नेकलेस राजमाता को दे देना, वो समझ जाएंगी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। और बस यही लाइंस क्यों कर रही हूँ कैलाश दोहराता है और ढूंढने निकल पड़ता है। सीधा स्टेशन जाता है, पूछता है कि कोई बैसाखी लिए लड़की आई है, लेकिन पता नहीं चल पाता। एक जगह थोड़ी दूर जाता है, गुलदस्ते के फूल नजर आते हैं। कुछ डाउट होता है उसे कि ये वहीं तो नहीं, आगे बढ़ता है तो पता करता है तो गुलदस्ता भी मिल जाता है। अब वो समझ जाता है कि वो यहीं कहीं है। इधर जहाँ वो है वहाँ एक डाकू उस पर बुरी नज़र डालता है, अलकनंदा पर। अलकनंदा चिल्लाती है, बाहर की ओर भागती है और यहाँ ये दोनों मिल जाते हैं। और इसके बाद पहाड़ी जंगलों का खौफनाक दृश्य है, खतरनाक आवाज़ें हैं। अलकनंदा और एक बंधक बच्चे का सीन भी है, दोनों स्नेह में है। और इतने में एक घाटी होती है, वहाँ भैरव घाटी, वहाँ पर वो गिर जाती है। अलकनंदा बचाता है कैलाश और वो बच्चा। और इसी सीन के बाद दोनों का यहाँ मिलाप होता है। यहाँ पर पुलिस के आदमी भी आ जाते हैं और जो गुंडे होते हैं यानी कि जो डाकू होते हैं उनको भी पकड़ते हैं। अलकनंदा को जो बुरी नज़र से देखता है उसको भी पकड़ लेते हैं सभी को, और बच्चा भी साथ में होता है। और लेकिन अलका राज़ी नहीं है जाने के साथ कैलाश के। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो कहता है अब तुम बच गई हो, वो जो मर गई वो अपाहिज अलकनंदा थी, ये अलकनंदा मेरी है, नई अलका है जिसे मैंने बचाया है, नई आस नई चमक। अब हॉस्पिटल का दृश्य वापस, डॉक्टर पिता हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, अलका का ये हाल हो गया है। अब है कैलाश का शो, एक महान शो है जिसके द्वारा उसे और भी पहचान मिलनी है। वो अलकनंदा को कहता है, अलका तुम मेरे सामने रहना, तभी मैं ये शो कर पाऊंगा। और वो शो आरंभ होता है और अलका को एक इंजेक्शन भी इस बीच दिया जाता है जिसके बाद उसे होश आता है, लेकिन वो पूरी तरह होश में भी नहीं है। अब ये जो शो है इसका बड़ा इंतज़ार है सभी को, सभी संगीत वाद्य हैं यहाँ पर, सदस्य हैं, तैयारी हो रही है। और कैलाश कह रहे हैं मुरझाए हुए पौधे को सींचती हुई संगीत वाद्य की तान होगी यहाँ पर। और अगले दृश्य में मामा भांजी फिर से एक नया उपद्रव रच रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक यहाँ सीन है जिसमें मामा भांजी का जो अटैची है ना, वहाँ से एक पासपोर्ट निकालता हुआ एक हाथ हमें नज़र आता है। और इसके बाद अलकनंदा की वापसी की चिंता भी जता रहे हैं मामा भांजी। और इसके बाद शो शुरू होता है। शो में अनाउंस होता है कि भैरवी का नृत्य। अब तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भाई बड़े चिल्लाना शुरू कर देते, हमें तो अलकनंदा का नृत्य चाहिए, इश्तिहार में देखो ये है। अब ये सब किया हुआ है मामा ने, उसने जानबूझ के अलकनंदा का नाम दे दिया ताकि शो खराब हो जाए, क्योंकि वो तो नाच ही नहीं सकती। अब अलकनंदा ये सब बेइज्जती देखती है अपने कैलाश की होते हुए, तो कहती है मैं नाचूंगी। सब उसको मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानती और डांस शुरू कर देती है। दोनों बैसाखियों में घुंघरू बंधे हैं, वो डांस शुरू करती है। डांस किसी तरह से करती है, कभी एक पैर से, कभी बैसाखी, दोनों बैसाखी के सहारे। सब लोग कौतूहल से देख रहे हैं इस नृत्य को। और गीत के अंत में ओ मितवा, यहाँ पर एक गीत है जो समय अभाव के कारण साथियों नहीं सुनवा रहे आपको। इसके अंत में क्या होता है कि दोनों पैर उसके बिल्कुल स्टेज पर बैसाखी फेंक देती है और
नृत्य कर लेती है। बेहद खूबसूरत, भावपूर्ण, उत्कृष्ट नृत्य संगीत। और गीत के लगभग अंत में यमराज का दृश्य, जो गीत संगीत का एक हिस्सा है कि बेकार शरीर को मैं नवजीवन देता हूं। और बस यही अलकनंदा की बदलती हुई कॉस्ट्यूम, अलकनंदा अपना दूसरा पांव भी जमीन पर स्टेज पर रख देती है। सभी हैरान, अचंभित, प्रसन्न भाव विभोर। अलका दोनों पैरों से तेज गति से नाच रही, तालियों की गूंज। कैलाश आती है, कहती है अलका अब तुम नाच सकती हो, अब तुम नाच सकती हो, तुम्हारे पांव अच्छे हो गए हैं। राजमाता भी प्रसन्न मुद्रा में। लेकिन यहाँ मामा और भांजी का प्रवेश। लेकिन जो वो हाथ नजर आया था ना, हमको पासपोर्ट लेता हुआ, वो यहाँ पर मामा भांजी का षड्यंत्र खुल जाता है कि असली राजकुमारी तो विमान में ही मृत्यु हो गई थी, विमान की दुर्घटना से। ये नकली बन करके आए थे। अब राजमाता भी प्रसन्न, क्योंकि कोई वचन ही नहीं है अब उन्हें जहर भी नहीं खाना। अलकनंदा ठीक हो गई। कैलाश को उसकी अलका, उसका संगीत वापस मिल गया। तो इस तरह से ये कहानी साथियों पूरी होती है। और अब राजमाता कहती है अलकनंदा मेरी बहू बनोगी। अलका राजमाता की नहीं, आपकी। और ऐसा कह सिर पर पल्लू लेते हुए आदर भाव से बैठ जाती है माँ के कदमों में। माँ उसे उठा और कैलाश और माँ दोनों एक चमकता हुआ बड़ा हार अपनी अलका के गले में पहनाते हुए। और इस अंतिम दृश्य के बाद फिर से वही दृश्य चित्रित, जिसमें सूर्यदेव को पुष्प अर्पित किए जा रहे थे, जो फिल्म की शुरुआत में था। तो साथियों, सिनेमा घर में आज की ये कहानी थी 1971 रिलीज फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली की। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। रेडियो के माध्यम से पूरी ऑडियो कहानी, गीत, जानकारी के साथ प्रस्तुत करता है विविध भारती। और अब आज का सिनेमा घर समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दे नमस्कार।